नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बातचीत शुरू करें पहले उसके पहले ये अपील, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। सोशल मीडिया ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। दोस्तों, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, और उसके रिजल्ट अभी कल 4 तारीख को, 4 मई को आए हैं। और रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है, मतलब इससे तो भाजपा जीती है बंगाल और आसाम, और केरल में कांग्रेस जीती है। तमिलनाडु में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जैसे किसी जमाने में आंध्र प्रदेश में रामाराव ने जैसे अपने आप को स्थापित किया था 10 महीने के अंदर, उसी तरह से अ, तमिलनाडु में अभी एक फिल्मी एक्टर ने पार्टियों को मात दी है। तो दोस्तों, ये खैर अब ये तो कोई सवाल रहा ही नहीं कि कौन जीता है, कहाँ कितना कौन हारा है, क्योंकि ये तो सब मालूम हो ही गया है। सवाल ये है, और बड़ा सवाल ये है, कि बंगाल में ममता को कैसे हर सत्ता से बाहर किया। ममता बनर्जी जो एक बहुत ही ताकतवर नेता, बहुत मजबूत नेता, फाइटर नेता थी, उसको कैसे सत्ता से बाहर किया। 2021 के चुनाव में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी थी, लेकिन उस समय भी वो 230 वोटों से जीत कर आई। लेकिन इस बार इसको पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। 206 सीटें जीत के आई है बंगाल में, और ये एक बहुत ऐतिहासिक जीत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं अपने भवानीपुर क्षेत्र से हार गई। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव में हार जीत होती है, दो कुछ पार्टियां चुनाव लड़ती है, एक जीतती है बाकी हारती ही है निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्यों, कैसे हराई या कैसे सत्ता से हटाई ममता बनर्जी को, उसका एकमात्र कारण यह है कि उसको आम चुनाव करके नहीं हराई गई है। उसको चुनाव से कई साल पहले से एक षड्यंत्र करके और कई मामले उनके खिलाफ खड़े करके हराया गया है। अ, अब बहुत सारे मामले हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मामला भी है। भ्रष्टाचार का मामला कहाँ नहीं है। और भ्रष्टाचार का जो बंगाल में बता रहे हैं, उससे ज्यादा तो केंद्र सरकार में है। और केंद्र सरकार में इलेक्शन बॉन्ड का जो मामला है, वो तो जग जाहिर है, और वो प्रूव भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन उसमें कोई वो नहीं हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री राहत कोष जो बनाया गया, वो तो उसमें भ्रष्टाचार की इतनी हदें पार कर दी। उसको जो है अभी ये भी नहीं पता है कि वो प्राइवेट ट्रस्ट है या सरकारी ट्रस्ट है। और सरकारी ट्रस्ट नहीं है तो उसमें वित्त मंत्री और ये कैसे हैं, होम मिनिस्टर, और अगर वो सरकारी तंत्र है, सरकारी ट्रस्ट है, तो उसको जो है सूचना के अधिकार से बाहर कैसे किया हुआ है, उसकी कोई सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते। उसके उसका कितना रुपया आया, कितना गया, कितना कहाँ खर्च हुआ, कहाँ कहाँ से किसने किसने पैसा दिया, कुछ भी पता नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है जो बंगाल में हो गया है। इसी के साथ ममता बनर्जी को हराने के लिए बहुत पहले से ये कोशिशें चल रही थी। जब राज्यपाल वहां धनखड़ थे, उस समय से कोशिशें चल रही थी। और धनखड़ तो सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे। वो खुद पब्लिक में जाकर के और लोगों को भड़का रहे थे पोलराइजेशन के लिए। बड़ी संख्या में पोलराइजेशन हुआ है दोस्तों इस चुनाव में। महिला सुरक्षा का बड़ा मामला बनाया गया, जबकि यूपी में इससे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित है।
ज्यादा रेप के केसेस हैं, ज्यादा कई मतलब महिलाओं के छेड़छाड़ के, अत्याचार के केसेस हैं यूपी के अंदर। और दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का कृत्य हुआ, उसके बाद अगर वही पार्टी भाजपा बंगाल में उसको एक मुद्दा क्रिएट करती है नहीं, क्रिएट करती है, तो वो एक लगता है कि, लेकिन ये सारी चीजें तो बहुत ही सामान्य बातें हैं, ये हमेशा होती रहती है, हर चुनाव में होती है, कहीं पे भी आप चुनाव करोगे तो ये ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में दो मुद्दे बहुत ही बड़े। एक तो चुनाव चुनाव आयोग ने एसआईआर जो करवाई उसमें बहुत गड़बड़ थी। और उसमें गड़बड़ के साथ साथ उसमें उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट से वंचित किया गया था, जबकि वैध थे वो वोट। ये नहीं है कि अवैध थे, फर्जी वोट जोड़े गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैध वोट थे। और लगभग 4.3%, योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि 4.3% वोटों को हटाया गया, चुनाव से बाहर रखा गया। और लगभग इतने ही वोट से ममता बनर्जी हारी है। तो एक सीधा सीधा एक जुड़ मामला जुड़ता है ये। दूसरा ये था कि एक इससे भी बड़ा मामला ये है कि टीएमसी का जो इलेक्शन इंचार्ज कंपनी थी, जो इलेक्शन को की देखरेख कर रही थी, जो पॉलिसी बना रही थी, इलेक्शन की नीति बना रही थी, या कैसे चुनाव लड़ना है, वो वो रोड मैप बना रही थी, उस कंपनी के डायरेक्टर को 10 दिन पहले, आईपैक के डायरेक्टर को 10 दिन पहले विनय चंदेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ईडी गिरफ्तार करती है उसको। और मजे की बात यह है कि चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन, 29 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 30 तारीख को ही उनको जमानत मिल जाती है। और इससे भी मजे की बात यह है, और आश्चर्य भी है, कि ईडी ने उनकी जमानत का कोई विरोध नहीं किया। अगर ईडी के पास सबूत थे, अगर ईडी ने जो है सही गिरफ्तारी की थी, तो उसका विरोध क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ये है कि उस चुनाव में दखल करने के लिए, चुनाव को रैगिंग करने के लिए, चुनाव में टीएमसी की जो चुनावी प्रक्रिया है या चुनावी जो नीति है उसको डिस्टर्ब करने के लिए चंदेल की गिरफ्तारी की गई। अब भी आप अगर ये कहें कि नहीं नहीं, ये तो बहुत निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, तो इसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये एक तरह की गुंडागिर्दी है कि आपने चुनाव अधिकार, जो चुनाव का संचालन कर रहा था, उसी को आपने गिरफ्तार कर लिया और बिठा दिया, और चुनाव खत्म होने के बाद उसको छोड़ दिया। इसी तरह से एसआईआर में भी यही हुआ। कितने लाखों वोट जो है, 90,000, 90 लाख वोट जो है बाहर निकाल दिया आपने चुनावी उससे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये षड्यंत्र करके चुनाव हराया गया है। अच्छा, एक और बात है कि जो मुस्लिम एरिया थे खासतौर से, या ये कहें कि जो वोट, जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर थे, उन्हीं को वोटर लिस्ट से हटाया गया। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिमी बंगाल में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी बहुत जबरदस्त हुआ, और खास तौर से ग्रामीण इलाके में हुआ। और वो जो है, शुभेंदु अधिकारी तो कह ही रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है। और ये भी दिखने में आया है कि सीपीएम के जो मजबूत कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया। इस तरह से पूरा एक रैकेट बनाया गया। एक और कारण इसमें यह है कि 2.5 लाख केंद्रीय बल के जवान को वहां पर अ, भय पैदा करने के लिए लगाया गया। सुरक्षा की बात तो ठीक है, और हर साल होती है सुरक्षा की बात, हर साल लगाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं लगाया जाता है। इस बार ये भी हुआ। एसआईआर के से की प्रक्रिया से मालूम होता है कि इस निर्वाचन में निर्वाचन आयोग की भूमिका के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी
इसमें इन्वॉल्व हो गया, और उसने भी 27 लाख वोटरों के वोट की रक्षा नहीं की। तो ये बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी हारी। हाँ, ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने भी अपने पुराने जो उसकी कल्याणकारी योजनाएं थी, और उसके ऊपर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। माँ माटी और मानुष का नारा भी इस बार ज्यादा नहीं चला। उसने भी एसआईआर को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसका भी फर्क पड़ा है। लेकिन जो षड्यंत्र है वो भयंकर रूप से उसको हरवाने में सफल रहा। जय हिंद, जय भारत। और अगर ऐसे ही चुनाव होते रहे तो मुझे लगता है कि अब चुनाव करवाने की भारत में कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जो चुनाव होंगे तो भाजपा से कोई कोई पार्टी, ममता बनर्जी तो बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन बाकी पार्टियां इतनी मजबूत नहीं है दूसरे प्रदेशों में या केंद्र में, तो वो कोई कोई पार्टी नहीं जीत सकती भाजपा से, अगर इसी तरह से षड्यंत्र करके चुनाव हुए तो चुनाव का मतलब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और जब तक ये वैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के क्लचेज में है, उनके कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है, तब तक कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। हम हंगरी की तरह की लोकतंत्र को यहाँ बनते हुए देख रहे हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।